हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज मैं बात करने वाला हूं यूजीसी नेट का जो है मैराथन सीरीज चला रहे हैं उसमें जो है ये आपका लेक्चर 5 होगा। तो लेक्चर 4 हमने अब तक डिस्कस किया है, तो आप उसके वीडियोस देख सकते हो। तो मैंने पॉइंट्स वाइज सारा जो है डिस्कस किया है इसमें। जो ये जो है आपका यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में के डीएसएसबी हो गया, केवीएस लाइब्रेरियन हो गया, ये सब में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरव्यू मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा को कहा जाता है, हम दूसरे टर्म्स में कहते हैं डेटा कलेक्शन बाय फेस टू फेस। क्यों फेस टू फेस में इंटरव्यू होता है? टू मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्लोजली कनेक्टेड, तो शेड्यूल्ड और क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर समझ रहे हो ना, कि आप क्वेश्चंस दे रहे हो और उसके आंसर्स देंगे, जो भी उसके रिप्लाई में करेंगे वो। व्हाट डज हाइपोथेसिस बिकम्स आफ्टर वेरिफिकेशन? तो आफ्टर वेरिफिकेशन है, कोई भी हाइपोथेसिस जो है वो थियरी बन जाता है या प्रिंसिपल्स बन जाता है। अब देखो, यूज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज बिब्लियोमेट्री, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, इम्पोर्टेंट है। तो यूज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो इसको बिब्लियोमेट्री कहते हैं। अब देखो, टू सेलेक्ट contain number of students from a whole class to study a particular phenomena is known as purposive sampling। purposive मतलब किसी खास पर्पस के लिए जो है आपका डेटा कलेक्शन किया जा रहा है, तो किसी पार्टिकुलर फेनोमेना के लिए, तो उसको पर्पसिव सैम्पलिंग कहते हैं। अब देखो, प्रिंसिपल मेथड ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंस, तो साइंटिफिक मेथड, ये सब याद कर सकते हो आप। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्पसिव और रैंडम। रैंडम सैम्पलिंग इसको कहते हैं। रैंडम सैम्पलिंग हो गया कि आप रैंडमली जो है कुछ लोगों को चुन लिए, मानो कि जैसे लाइब्रेरी में गए और तो रैंडमली चुने। कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको किसी के बारे में नहीं पता है कि वो जो है आपका जो भी मतलब क्वेश्चनियर वगैरह तैयार कर रहे हो, मानो कि रैंडमली जैसे आप 50 लोगों को बांट दिए क्वेश्चनियर और उनका आंसर लिए, तो वो आपका इससे रैंडम सैम्पलिंग होता है। उसके बाद पर्पसिव सैम्पलिंग मैंने बताया कि किसी को जो है होल क्लास में से किसी पार्टिकुलर फेनोमेना के लिए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चुने जाए। अब देखो, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एंड इनर्शिया आर रिलेटेड टू, तो लॉ ऑफ सैम्पलिंग याद कर लो। सेकेंड स्टेप इन रिसर्च मेथड क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ डेटा। डेन्यूटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेन्यूटेशन जान लो। डिवाइडिंग क्लासेस टू इंक्रीज इंटेंशन एंड डिक्रीज एक्सटेंशन, इसको डेन्यूटेशन कहते हैं। तो वही डिवाइडिंग क्लासेस, क्लास को डिफाइन किया जाता है जिससे एक्सटेंशन आपका डिक्रीज होगा और इंटेंशन जो है सो इंक्रीज होगा, तो उसको डेन्यूटेशन कहते हैं। हाउ डिड बायोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स एक्यूमुलेट नॉलेज? तो बाय सिस्टमेटिक एनालिसिस। फोर सेल डिजाइन इज यूज इन ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस में जो है फोर सेल डिजाइन यूज किया जाता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिजम्स आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ विच मेथड ऑफ रिसर्च? हिस्टोरिकल मेथड, ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखो आप। इन विच डिसिप्लिन द डिस्क्रिप्टिव मेथड इज एक्सटेंसिवली यूज? तो फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेज में जो है डिस्क्रिप्टिव मेथड बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अब देखो, कंट्रोल्ड ग्रुप इज अ टर्म यूज इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कंट्रोल्ड ग्रुप समझ रहे हो ना, मेडिसिन रिसर्च वगैरह जितने भी एक्सपेरिमेंट के अनुसार किया जाता है, तो उसको कंट्रोल ग्रुपिंग कहते हैं, जिसमें कोई भी आ जाता है, ह्यूमंस भी आ सकते हैं कंट्रोल ग्रुप में, कोई भी एनिमल्स, किसी चीज़ पे भी जो ऐसे किया जाए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो वो कंट्रोल ग्रुप लिया जाता है। अब देखो, क्रैनफील्ड रिसर्च प्रोजेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्वे रिसर्च, याद कर लो, सब चीज़ नहीं समझाया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स आर ट्रीटेड एज प्राइमरी रिसोर्सेज इन हिस्टोरिकल रिसर्च। विच टाइप ऑफ रिसर्च डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ एक्सपेरिमेंट और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? Infros is an example of which type of research? To survey. Which university in the world awarded the first PhD degree in 1930 in library and information sciences? तो ये शिकागो यूनिवर्सिटी जो थी वो फर्स्ट PhD डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
शिकागो यूनिवर्सिटी कहाँ है, यूएसए में। वेयर वाज द रिसर्च फर्स्ट स्टार्टेड इन 1923 इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस आफ्टर विलियमसन्स रिपोर्ट। तो ये 1923 में विलियमसन रिपोर्ट याद कर लो, यूएसए का रिपोर्ट था, और वो तो रिसर्च स्टार्ट किया गया था लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में। तो वो एक टाइम था जब लाइब्रेरीज को माना जाता था कि वो बस बुक स्टोरेज का जगह है ना। और एक टाइम आप बहुत पहले देखोगे तो फ्रांस वगैरह में, जर्मनी में, स्वीडन में, नॉर्वे में, ये सब जगह ऐसे ऐसे पिंजरे टाइप बने होते थे जिसमें बहुत भारी भारी बुक्स रखा होता था, और पिंजरा में जो है आपको बंद कर दिया जाता था कुछ ऐसे पैसा लेके, या फिर अगर जैसे स्टेट के, जैसे प्राइवेट लाइब्रेरीज पहले ज़्यादा होती थी तो उसमें बंद कर दिया था, तो उसमें बुक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते थे। फिर धीरे 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 जैसे जैसे पब्लिकेशन ईजी हुआ, मतलब पब्लिकेशन क्या हुआ कि आपका जितना जल्दी उसके कॉपीज़ तैयार किया जा सके, जैसे जैसे कॉपीज़ तैयार किया जाने लगा तो उसके बाद बुक्स का जो इस टाइप से जो इम्पोर्टेंस था कि ताला लगा के रखा जाए, ये सब डिक्रीज हुआ क्योंकि कॉपीज़ बढ़ते गए, है ना। तो उसी से आप कह सकते हो। तो वैसे वैसे जो हुआ, और उसके बाद जो है तो अब धीरे धीरे लाइब्रेरी जो है सो सोसाइटी में जो है पब्लिक लाइब्रेरी भी बनते गए, फिर पब्लिक लाइब्रेरी का लेजिस्लेशंस आया, है ना। उसके बाद फिर दिमाग में आया कि जो है इस पर रिसर्च भी होना चाहिए, है ना। तब ये सब कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, इंडेक्सिंग, बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोमेट्री, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये सब जो है तब जाके शुरू हुआ। देखो तो ये विलियमसन रिपोर्ट में जो है सो आपका लाइब्रेरी रिसर्च पे बात किया गया, और ये यूएसए का है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड ऑफ रिसर्च वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन यूएसए टू प्रेडिक्ट व्हाट द फ्यूचर डेवलपमेंट इन ऑल द एरियाज ऑफ द कंट्री। ये जो है डेल्फी मेथड इस चीज़ के लिए यूज हुआ था। और मेन एम ऑफ डेल्फी मेथड ऑफ रिसर्च क्या है, रिफाइनिंग ऑफ जजमेंटल डेटा। तो मेन एम ऑफ डेल्फी मेथड ऑफ रिसर्च है ये रिफाइनिंग ऑफ जजमेंटल डेटा। जो भी जजमेंटल आपका डेटा है उसको रिफाइन किया क्या कैसे किया जाए। देखो रिफाइनिंग ऑफ डेटा क्या हुआ, डेटा आपके पास बहुत ज़्यादा अगर दिया हुआ है, ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा है, तो उससे आप इंफॉर्मेशन कोई क्रिएट नहीं कर सकते हो। देखो जैसे आपको ये इक्वेशन याद होगा, डेटा से क्या बनता है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से बनता है नॉलेज, और इससे बनता है आपका विजडम, है ना। तो ये कह सकते हो। तो डेल्फी मेथड का ये रिफाइनिंग ऑफ जजमेंटल डेटा, तो ऐसा डेटा जो है इंफॉर्मेशन के रूप में यूज किया जा सके। द मेथड ऑफ रिसर्च विच वन इज कंप्राइज्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ मॉडिफाइड सर्वे प्रोसीजर्स। तो डेल्फी मेथड ये याद कर लो, डेल्फी मेथड कहीं पर है तो उसको आप टिक लगा सकते हो, कम से कम बेसिक पता रहना चाहिए। विच मेथड ऑफ रिसर्च कैन नॉट बी यूज्ड इन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट। तो साइंटिफिक मेथड ये नहीं यूज होता है, साइंटिफिक मेथड। डेल्फी मेथड इज प्राइमरली कंसर्न विद डेटा इंटरप्रिटेशन, जैसे हमने पढ़ा अभी। अब देखो DISISS का फुल फॉर्म क्या है, तो डिज़ाइन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस इन सोशल साइंसेज। SS का मैंने बताया था आपको कि SS कहीं पे हो तो सोशल साइंसेस इसमें समझ सकते हो। ये सब आपको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस से आ जाएगा। तो DISISS से जो है डिजाइन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस इन सोशल साइंसेज है ये। अब देखो लाइब्रेमेट्रिक्स, तो ये टर्म जो है सो 1948 में जो है हमारे SR रंगनाथन जी जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे टर्म लाइब्रेमेट्रिक्स 1948 में, याद कर लो आज़ादी के 1 साल बाद। स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बिब्लियोग्राफीज एंड लिटरेचर ऑफ अ सब्जेक्ट जो है, क्या मैंने अभी बताया था जस्ट, उसको बिब्लियोमेट्री कहते हैं, स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल एनालिसिस जब कोई याद आने लगे तो। हाउ डू वी रेंडर द नेम बर्नार्डो ऑगस्टीन डी वोटो। तो डी वोटो पहले लिख दिया जाता है, कॉमा लगा दिया जाता है, फिर बर्नार्डो ऑगस्टीन। तो ये जो है पहले आपने पढ़ा होगा कि ये जो लास्ट नेम होता है इसमें पहले फिर कॉमा, उसके बाद फर्स्ट नेम ऐसे लिख दिया जाता है। देख लो बिब्लियोमेट्री हो गया आपका टूल्स टेक्निक ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये समझ गए, मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल एनालिसिस जो होता है वही होता है।
नेम गिवन बाय रंगनाथन टू बिब्लियोमेट्री, तो लाइब्रेमेट्री। ये रंगनाथन जी जो है बिब्लियोमेट्री को लाइब्रेमेट्री बोले थे। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लो। अब देखो मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन जो है, सो देख लो। फ्यूजन मैंने टिक लगाने वाला जो होता है मैच द फॉलोइंग, उसमें से क्वेश्चन उठाया है। तो मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन और सब्जेक्ट हो गया, तो फ्यूजन दो सब्जेक्ट को फ्यूज कर दिया जाए, मतलब एक साथ जोड़ा जाए। तो बायोफिजिक्स, तो बायो और फिजिक्स तो एक साथ जोड़ा गया। जैसे मान लो एक इंजीनियरिंग होता है बायोटेक या बायो मेडिकल, है ना। तो ये सब जो है आपका फ्यूजन में आ जाएगा। अब डिस्टिलेशन में क्या हो गया, तो जैसे मैनेजमेंट, है ना। अब लूज असेंबलेज लूजली असेंबल रहेगा, जैसे मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स, देख लो मैथमेटिक्स इंजीनियर्स के लिए, तो ये लूजली असेंबल्ड है। अब लैमिनेशन देख लो, जैसे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, तो ये लैमिनेशन में आ जाता है। ये मैं आगे और लेक्चर्स लूँगा जब मैं पूरा सिलेबस कवर करूँगा एक साथ, उसमें तो ये सब टर्म जो है अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगा। अब देखो पब्लिकेशंस हो गया और पब्लिशर्स। लाइब्रेरी ट्रेंड्स यूनिवर्सिटी ऑफ इलियोनिस, तो लाइब्रेरी ट्रेंड्स जो है कौन पब्लिश करता है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलियोनिस जो है वो लाइब्रेरी ट्रेंड्स पब्लिश होता है वहाँ से, ठीक है जी। अब इंफॉर्मेशन टुडे एंड टुमारो, तो नीसैट पब्लिश करता है। अब साइंस साइटेशन इंडेक्स, तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ISI जो है वो पब्लिश करता है साइंस साइटेशन इंडेक्स, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। अब डिजर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल, तो यूनिवर्सिटी माइक्रोफिल्म इंटरनेशनल। ऐसे याद कर सकते हो कि डिजर्टेशंस वगैरह जो होता है वो आपका PhD वगैरह में होता है, यूनिवर्सिटी में होता है डिजर्टेशन, PhD में स्टार्टिंग में होता है। तो इससे आप यूनिवर्सिटी में टिक लगा सकते हो। साइंस साइटेशन देख लो, तो साइंस साइटेशन मतलब ISI इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, ये भी लगा सकते हो। लाइब्रेरी ट्रेंड्स जो है ये आपका बच गया, और इन्फॉर्मेशन टुडे और टुमारो वाला, तो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मान लो इन्फॉर्मेशन वाला, तो वो नीसैट। लाइब्रेरी ट्रेंड्स लगा लोगे, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इलियोनिस वहाँ से पब्लिश होता है। अब देख लो नेटवर्क इंस्टीट्यूशन जो है और लोकेशन, जैसे OCLC के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, जेनेट के बारे में डिस्कस किया था कि जेनेट जो है सो लाइब्रेरी नेटवर्क कहाँ का था, तो UK का था। वैसे ही OCLC जो है सो USA का है। एयरनेट जो है सो इंडिया का है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर जो है ये कनाडा का है नेटवर्क इंस्टीट्यूशन। तो ये याद कर लो आप, इम्पोर्टेंट है ये बहुत। फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस लाइब्रेरी जो है सो 1918 में जो है ये इंडिया का है कॉन्फ्रेंस, याद कर लो। फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरी जो है सो 1918 में जो है लाहौर में हुआ था। कैसे याद करोगे, फर्स्ट जो था तो लाइब्रेरी फॉर एल लाहौर, एल, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 1918 में। अब देखो रेफरेंस बुक है, अब नेम ऑफ रेफरेंस बुक। अब देखो जैसे डायरेक्टरी, तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशंस जो है, जितने भी लाइब्रेरी एसोसिएशंस हो गए या फिर जितने भी एसोसिएशंस हैं उनका जो इंसाइक्लोपीडिया बनेगा, तो वो क्या होगा, तो वो डायरेक्टरी होता है। मैच द फॉलोइंग है ये। अब देखो तो एनल्स या एनुअल इंफॉर्मेशन प्लीज एल्मनेक, एल्मनेक के मैंने बताया था जो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह से रिलेटेड होता है। अब देखो बिब्लियोग्राफी क्या हो गया, पब्लिशर्स वीकली। पब्लिशर्स वीकली जो है ये आपका नेम ऑफ रेफरेंस बुक हो गया। न्यूज डाइजेस्ट जो हो गया किसिंगर्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स, जैसा हमने पहले पढ़ा था। अब देखो रेफरेंस बुक और अरेंजमेंट। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है सो जोग्राफिकल हो गया, रेफरेंस बुक समझ गया। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स जो है ये अल्फ़ाबेटिकली जो है, ये जैसे तो प्रोड्यूस किया जाता है, अल्फ़ाबेटिकली प्रोड्यूस होता है ये सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स। रोजर्स इंटरनेशनल थिसॉरस ये टॉपिकल है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है ये क्लासीफायर में आता है। अब देखो बैंडविथ
आपको पता होगा जैसे आपका कोई वाईफाई होगा, इंटरनेट होगा तो उसका बैंडविड्थ होता है। तो बैंडविड्थ क्या होता है? स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। समझ गए? अब देखो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अगर सजाया जाए तो आपको याद होगा इंडियन कॉपीराइट एक्ट पहले आया था, डिजिटल मिलेनियम एक्ट जो है ये बाद में आया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है वो उसके बाद आया था, फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है ये 2002 से 2005 के आसपास का हो गया। ऐसे याद कर सकते हो। इंफॉर्मेशन इंडियन कॉपीराइट एक्ट ऐसे कॉमन सेंस भी लगाओगे ना तो देखो कॉपीराइट एक्ट, तो कॉपीराइट एक्ट तो बहुत पहले आ गया होगा ना, क्योंकि कॉपीराइट लॉ कोई भी आदमी बुक वगैरह पब्लिश करेगा, जर्नल जब पब्लिश करेगा, कोई भी पेटेंट फाइल करेगा, तो ये सब जो कॉपीराइट की चीज़ सब तो देश आज़ाद हुआ और उसी समय से आ जाना चाहिए। ऐसे आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। तो कॉपीराइट एक्ट जो है वो पहले आएगा स्टार्टिंग में। अब देखो डिजिटल, अब देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपको याद होगा ये सबसे बाद में आया था, 2002 के आसपास में है ना। तो ये आपका 2002, तो ये बाद में आएगा। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और डिजिटल मिलेनिया एक्ट में आप कंफ्यूज हो गए, तो ये याद कर लो कि डिजिटल मिलेनिया एक्ट जो था ना ये पहले आया था और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है ये बाद में आया था 1999 या इस आसपास में, है ना। एक बार आप चेक कर लेना। लेकिन तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है कॉमन सेंस से भी जो है ऑप्शन एलिमिनेट करके या ऑप्शन देख के आप टिक लगा सकते हो। अब देखो लाइब्रेरी वीक ऑफ इंडिया कब होता है? तो 14 से 20 नवंबर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्वियसली आप लाइब्रेरी साइंस के हैं तो। लाइब्रेरी वीक ऑफ इंडिया तो 14 से 20 नवंबर। ट्रिपल RLF जो पता है आपको क्या होता है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो फाउंडेशन ईयर जो है इसका 1972 है। ठीक है जी। कैसे याद करोगे? राजा राम मोहन राय सोशल रिफॉर्मर थे और वो बंगाल में भी बहुत काम किए थे। और बंगाल से याद रखो आप, बांग्लादेश जो जब बना था वो 1971 में बना था बांग्लादेश हुआ, तो उसी के आसपास होगा। तो RRR जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर आप ऐसे याद कर सकते हो 1972। पब्लिकेशन ऑफ 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कौन दिए हुए हैं आपको याद होगा? जो ये SR रंगनाथन जी जो है, तो वो 1930 में था। हेड क्वार्टर ऑफ नेस्ट ऑफ न्यू दिल्ली, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। अब देखो नेशनल लाइब्रेरी वीक इन इंडिया इज बीइंग सेलिब्रेटेड एनुअली सिंस 1968 से सेलिब्रेट हो रहा है लाइब्रेरी वीक। कब? तो 14 to 20 नवंबर। अब देखो देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, वो क्या किए थे? ये मैंने पहले भी बताया है कि जो आपका नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता था उसको जो है पब्लिक के लिए ओपन कर दिए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1953 में हुआ था। तो यही है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द देन यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर फॉर्मली डिक्लेयर्ड वन ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी ओपन टू द पब्लिक ऑन 2 फरवरी 1953। तो लाइब्रेरी ऑफ कैलकाटा, नेशनल लाइब्रेरी कैलकाटा जो है इसको जनरल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया था। अब देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा इंडिया जो है ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, ये वीकली पब्लिश होता है डेटा इंडिया। ठीक है जी। अब देखो बर्न कन्वेंशन जो है ये किस से रिलेटेड है? तो कॉपीराइट एक्ट जो था उससे रिलेटेड है बर्न कन्वेंशन। ठीक है जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्न कन्वेंशन, कॉपीराइट एक्ट। और STI जो है ये आपका HP लुहान ने दिया था, ये मैंने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है। करेंट अवेयरनेस बुलेटिन जो है ये ट्रेंड रिपोर्ट हो गया मानो तो। अब सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1994। सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो है आपका 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था। सार्क पता होगा आपको, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये जो है सो इंडिया का नेपाल हो गया, फिर आपका जैसे बांग्लादेश हो गया, साउथ एशिया में जो जो मान लो कंट्री है, तो एक तरह से इंडिया भी उसका फाउंडिंग मेंबर था सार्क का। तो वही है, तो सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो है सो 1994 के आसपास में इस्टेब्लिश हुआ था। अब तो रंगनाथन कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन एज ग्रुप्ड इनटू 3 प्लेन्स ऑफ वर्कर। आइडिया प्लेन होता है, वर्बल प्लेन होता है और नेशनल प्लेन होता है। समझ गए? आइडिया प्लेन, जो वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन। ठीक है जी। अब देखो लाइकॉस क्या है? तो सर्च इंजन है, ये याद कर लो, बहुत लोग कम लोग जानते होंगे, मोस्टली गूगल, याहू, MSN यही सब जानते हैं वो।
लाइकॉस भी जो है ये सर्च इंजन का ही एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा गया है। नॉन सैम्पलिंग एरर्स आर रिफर्ड टू एज एरर्स ऑफ क्वांटिफिकेशन। नॉन सैम्पलिंग एरर्स जो है उसको एरर्स ऑफ क्वांटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है जी। अब देखो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है 1951 में इस्टेब्लिश हुआ था। नेशनल लेवल एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी। नेशनल लेवल एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरीज में कौन कौन आ जाता है, तो एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो है ASLIB का फुल फॉर्म भी आप याद कर सकते हो, और इंडियन एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी। तो नेशनल लेवल एसोसिएशन जो है ना, सो स्पेशल लाइब्रेरी का उसमें दो आता है बेसिकली, एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो हो गया ASLIB, और इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर जो है IASLIC। SL जहाँ पे होना तो वो स्पेशल लाइब्रेरी को डिनोट करता है, याद कर सकते हो आप। तो लाइब्रेरी एक्ट और ईयर ऑफ इनैक्टमेंट, तो आंध्र लाइब्रेरी एक्ट सबसे पहले तो ये 1960 में है। सबसे पहले तो वैसे मद्रास का था, तमिलनाडु का, वो आप याद कर सकते हो। तो लाइब्रेरी एक्ट आंध्रा का याद कर लो 1960। फिर ये क्रोनोलॉजिकली भी बहुत बार पूछता है, तो आपको अगर ये बेसिकली याद है ना कि कौन देश कहाँ पे कैसे हुआ था जल्दी और बाद में, तो ऐसे आप ये कर सकते हो। तो बस ये याद कर लो आप, ज़रा थोड़ा दिमाग लगाओगे तो, कि साउदर्न स्टेट्स के जो है ना वो पहले आया था वहाँ का, और नॉर्दर्न स्टेट्स में ये सब जो है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्ट वगैरह बाद में आया है। तो ये याद करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। देखो जैसे आंध्र प्रदेश का देख लो 1960 में है, कर्नाटक का देखोगे तो 1964 के आसपास में आया था। फिर जो है आपका महाराष्ट्र भी साउथ से ही थोड़ा ऊपर है 1967, और वेस्ट बंगाल में जो है 1980। अब देखो रेफरेंस बुक और पब्लिशर, तो यूनिवर्सिटी हैंडबुक जो है वो कौन पब्लिश करता है, तो मैंने बताया था जहाँ पे यूनिवर्सिटी आता हो वहाँ पे जो है वही यूनिवर्सिटी से ही कॉमन सेंस लगाओगे। यूनिवर्सिटी हैंडबुक एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, और ये किसका पार्ट था, कॉमनवेल्थ। नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया, ये आपको INSDOC पता होगा, ये जो पब्लिश करता है इसको। नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया, तो इन स्टॉक हो गया इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। अब देखो लीसा क्या है, तो लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है सो ये बॉकर सॉर ये पब्लिश करता है। और क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स जो है सो HW विल्सन। देखो एक बार और देख लो, यूनिवर्सिटी हैंडबुक एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस करता है, इसको पब्लिश करता है। नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया जो है सो इन स्टॉक पब्लिश करता है इसको इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। लीसा जो है सो लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, तो ये बॉकर्स और जो हुआ बॉकर्स और ये पब्लिश करता है लीसा। अब क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स जो है तो HW विल्सन। अब देखो एक और जो है मैच द फॉलोइंग जो है, जैसे चैन इंडेक्सिंग हो गया SR रंगनाथन, इंडेक्सिंग का टाइप जो है चैन इंडेक्सिंग दिया गया है SR रंगनाथन द्वारा। अब देखो यूनिटर्म इंडेक्सिंग तो मोर्टिमर टाउबे, यूनिटर्म प्रेसिस जो है सो डेरेक ऑस्टिन प्रेसिस, और साइटेशन इंडेक्सिंग ये पता ही होगा यूजीन गारफील्ड। तो देखो इसमें आपको अगर दो पता होना, कॉमन सेंस अगर ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए लगाओगे तो आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जैसे चैन इंडेक्सिंग हो गया, तो ये चैन इंडेक्सिंग पता होगा SR रंगनाथन जो जैसे प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी मतलब उनका दिया गया है चेन इंडेक्सिंग, ये आपको पता होना चाहिए कि SR रंगनाथन का दिया गया है। और जो है साइटेशन इंडेक्सिंग जो है यूजीन गारफील्ड गारफील्ड के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो दो बचता है आपका प्रीसिस और यूनिटर्म इंडेक्सिंग। तो ऐसे याद कर सकते हो प्रीसी DP जो होता है, जैसे DP बदलते हैं ना आदमी, डिस्प्ले पिक जो है व्हाट्सएप का DP, फेसबुक का DP, इंस्टाग्राम का DP, वैसे याद कर लो DP। तो प्रेसिस जो हो गया डेरेक ऑस्टिन, और यूनिटर्म इंडेक्सिंग क्या हो गया, तो मोर्टिमर टाउबे यूनिटर्म इंडेक्सिंग। अब देखो which multiplexing technique is used to split a channel into several discrete narrower ones for simultaneous but separate transmission। तो ये फ्रीक्वेंसी
डिवीजन मल्टीप्लाइंग, ये बस याद कर लो। चैनल्स रिलेटेड हो ऐसा ऑप्शन हो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लाइंग, तो इसमें लगा सकते हो। विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, देखो ये सब में ऐसा है ना कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सब में, देखोगे तो आप भले ही वो दूसरे तरीके से लिखे होते हैं, तो ये सब पढ़ो। विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज टू स्प्लिट अ चैनल इनटू सेवरल डिस्क्रीट नैरो वंस फॉर साइमल्टेनियस बट सेपरेट ट्रांसमिशन। समझ गया ना, कि जैसे कोई चैनल आप क्रिएट किए हो, यूट्यूब का चैनल नहीं, ये जो होता है ना इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र के लिए जो चैनल्स होते हैं, तो वो चैनल्स में जो है आप फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लाइंग जो होता है, सॉरी मल्टीप्लेक्सिंग, उसके आधार पे जो है आपको एक ही चैनल से जो है उसको सेपरेट करके डिस्क्रीट नैरोवर वंस बना दिया था, छोटा छोटा चैनल, जिससे जो है आप साइमल्टेनियसली जो है ना आप ट्रांसमिशन कर सकते हो और सेपरेट सेपरेट डेटा का। तो ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन, ये सब वो सब चीज़ का है ना, जैसे AM FM वगैरह सुने होंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वगैरह होता है, वो सब का है, डेटा ट्रांसमिशन से रिलेटेड है। अब देखो, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम इज फॉलोड इन चेन इंडेक्सिंग, पॉप्सी एंड यूनिटर्म। प्री कोऑर्डिनेटेड चेन इंडेक्सिंग, तो ये मैंने जैसे पॉप्सी का आपको बताया था, DP से याद करे हो गया आपने, डेरेक ऑस्टिन जो था। फिर यूनिटर्म इंडेक्सिंग का हमने पढ़ा था मार्टिन ताउबे, और चेन इंडेक्सिंग का तो आपको पता ही होगा, ऐसा रंगनाथन जी है अपने। तो ये सब में जो है प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम ये यूज होता है, कि पहले से जो है आपका दिया रहता है इंडेक्सिंग के लिए। अब देखो एडोनिस फुल टेक्स्ट डेटाबेस है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एडोनिस जो है ये फुल टेक्स्ट डेटाबेस है। अब फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल इन द वर्ल्ड वाज स्टार्टेड बाय मेलविल डेवी एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क USA, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला लाइब्रेरी स्कूल जो है वो मेलविल डेवी जो थे, जो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन भी दिए हुए हैं, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में स्टार्ट किए थे। अब द कैटलॉग कोड्स वेयर डेवलप्ड इन द ऑर्डर एज, तो किस ऑर्डर में डेवलप किया गया था? रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, एंग्लो अमेरिकन कोड, जॉइंट कोड, ALA रूल्स फॉर ऑथर एंड टाइटल एंट्री, AACR1। तो ये सब याद कर सकते हो। क्रोनोलॉजी है, तो इस पहले रूल्स फॉर जैसे डिक्शनरी कैटलॉगिंग किया जाता था वो याद हुआ। फिर एंग्लो अमेरिकन जो है वो यूज हुआ, एंग्लो अमेरिकन कोड, जॉइंट कोड जिसको कहते हैं, ALA रूल्स फॉर ऑथर और टाइटल एंट्री, AACR1। AACR1 और AACR2 जो है ना, ये हमेशा बाद में आता है, ये आप याद कर लो, तो इससे आप पहले ध्यान से सकते हो। और जो है रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग ही तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ना, तो वो जो है आपका पहले आएगा। तो उसके बाद ALA रूल्स जो है सो इसके पहले आएगा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का रूल्स फॉर ऑथर एंड टाइटल एंट्री, तो ये आता है। और उसके पहले जो है एंग्लो अमेरिकन, समझ गए आप, जो मतलब एंग्लो अमेरिकन पता ही होगा जो हैं वहाँ के। अब लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है स्लिम लेटेस्ट वाला हो गया, लिप्सिस जो है सबसे पहले आया था, उसके बाद संजय आया था, सोल जो है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, और फिर स्लिम, याद कर लो। लिप्सिस सबसे पहले का, फिर संजय जो इंडिया में बना, फिर सोल जो है सो ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन का भी है, और फिर स्लिम, तो ये लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स हैं। अब क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एज पर देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, तो पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो मैंने बताया कि पेटेंट रिलेटेड और कॉपीराइट एक्ट वगैरह ये सब बहुत पहले आ गया था। फिर आपका आएगा नीसेट, फिर एग्रिस, इससे पहले फिर IMS, ये सब याद ही करना पड़ेगा आपको। बस ये याद कर लो, पेटेंट वाला सबसे पहले था, और नीसेट वाला जो जो मैंने बताया था सोशल साइंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, तो वो सबसे बाद में है। और नीसेट के बाद IMS हो गया, और फिर एग्रिस, एग्रिस एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा तो वो बाद में आया होगा, ऐसे आप याद कर सकते हो। अब देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जगह मैंने क्वेश्चन देखे हैं। जिप्स लॉ जो है सो वर्ड फ्रीक्वेंसी को काउंट करता है। कोई भी आप आर्टिकल लिख रहे हो, कोई भी बुक लिख रहे हो, तो उसमें कोई वर्ड जो है कितना ज़्यादा बार आया है, तो वो जिप्स लॉ आपका ये करता है, तय करता है। अब लोटकाज लॉ जो है
ये ऑथर प्रोडक्टिविटी को डिनोट करता है। ब्रैडफोर्ड्स लॉ जो है स्कैटरिंग, यूजीन गारफील्ड इम्पैक्ट फैक्टर। देखो इसमें आप जो है जिप्स लॉ याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड फ्रीक्वेंसी का। और यूजीन गारफील्ड का आपको इम्पैक्ट का याद होगा। अब देखो ऐसे याद कर लो, लोटकाज लॉ जो है सो ऑथर प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है, और ब्रैडफोर्ड्स लॉ जो है सो स्कैटरिंग से रिलेटेड है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, बी और एस बोलसिट जैसे कहते हैं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन तो ऐसे याद कर सकते हो, तो बी एस है ना, वैसे ही। और तो ये याद हो गया, तो एक लास्ट वाला लोटकाज लॉ ऑथर प्रोडक्टिविटी, आप ऐसे लास्ट वाला ऑप्शन रह जाएगा। ठीक है जी। अब देखो सोल जो है सो कौन बनाया है, तो इन्फ्लिबनेट द्वारा दिया गया है। सोल जो सॉफ्टवेयर है लाइब्रेरी ऑटोमेशन का। अब यूनेस्को जो है सो विनसिस दिया हुआ है, विनाइसिस कहते हैं इसको। इसमें आप लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ही है, खोल के देख सकते हो। जब मास्टर्स में पढ़ना भी था विनसिस के बारे में। संजय आप ऐसे टिक लगा सकते हो कि संजय क्या है, सुन के ही लग रहा है इंडियन सॉफ्टवेयर होगा। तो इंडियन सॉफ्टवेयर है तो उसको कौन बनाया होगा, देसी कोई कंपनी बनाई होगी, तो देसी डॉग जो है वो बनाया था संजय। और स्लिम आप ऐसे याद कर सकते हो कि सबसे लास्ट में जो है सॉफ्टवेयर है, जैसे क्रोनोलॉजी में देखोगे तो आप, तो स्लिम कौन ऐसे, तो एल्गोरिदम, सुन के ही लग रहा है एल्गोरिदम वगैरह कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो अब देखो ये हमने पहले डिस्कस किया था। कोठारी कमीशन जो है लाइब्रेरी बजट एज परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बजट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोठारी कमीशन का जो मेन एम था, सो इसका ये कहना था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बजट है उसमें से कुछ परसेंटेज जो है ना आपका लाइब्रेरी बजट के लिए फिक्स होना चाहिए। तो ये कोठारी कमीशन का किया गया। अब राधा कृष्णन कमीशन मैंने पहले डिस्कस किया था, किस चीज़ से रिलेटेड था, तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी का जो है उस चीज़ से रिलेटेड था राधा कृष्णन जी का। तो वो आपका इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ये राधा कृष्णन कमीशन हो गया। अब देखो मेहरोत्रा कमीशन, स्टेटस एंड पे स्केल ऑफ लाइब्रेरी। फैजी कमीशन, तो पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम। देखो ये रेसिस्ट लगे सुनने में, लेकिन मैं याद करा दूंगा अभी। कोठारी कमीशन मैंने आपको जो पहले एक्सप्लेन किया था फर्स्ट लेक्चर में, तो ये आपको बताया था ना, चलो दूसरे मेथड से भी याद कर लो। कोठारी सुन के लग रहा है ना कि बहुत बिजनेसमैन है जो अपना जैसे कमीशन ज़रूर देखते होंगे, है ना। तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हो कि लाइब्रेरी बजट जो है तो कमीशन से याद करो, परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बजट, ये कहेंगे कि हमें इतना पैसा चाहिए, नाम से ही लग रहा है कोठारी, है ना। अब राधा कृष्णन कमीशन तो आपको पता है ये एडुकेशन से रिलेटेड है, तो एकेडमिक में आप टिक लगा दोगे। अब देखो मेहरोत्रा, सुन के ही लग रहा है ना मेहरोत्रा पैसा वाला इंसान, तो ये क्या करेंगे, पे पे स्केल जो है ना लाइब्रेरियंस का, वो कहेंगे कि हमें तो भाई पैसे से मतलब है, अच्छा पे स्केल होनी चाहिए, ऐसे याद कर लो। या ऐसे याद कर सकते हो कि मेहरोत्रा और MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे होता है उस हिसाब से। देखो फैजी कमीशन, तो ये जो है ऐसा कहेंगे कि भाई हमें तो फ्री में चाहिए लाइब्रेरी, तो पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम फैजी कमीशन से रिलेटेड है, याद हो गया होगा आपको। मैं कुछ ये सब का ट्रिक बता रहा हूँ, तो ये ट्रिक को जो है गलत तरीके से नहीं लिया जाए, मैं ये ज़रूर अनुरोध करूँगा। अब देखो ये मैच द फॉलोइंग है। जीरोग्राफिक प्रोसेस, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है। जीरोग्राफी जो होता है आपको पता होगा, जेरोक्स जो बनाते हैं, फोटो कॉपिंग को कहते हैं। और यूज़र प्रोफाइल, स्टेटमेंट ऑफ यूज़र इंटरेस्ट, समझ गए, जो पैटर्न्स वगैरह जो बनाते हैं या सब्सक्राइब करते हैं कोई भी यूज़र जो है, मान लो गूगल स्कॉलर ही हुआ, तो उसमें अपना इंटरेस्ट आप दिखा देते हो कि मेरे को इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, वो यूज़र प्रोफाइल हो गया। अब स्टडी अब्रोड जो है ये हैंडबुक। अब एटम इंडेक्स तो आपको पता ही होगा, INIS से है, और INIS कहाँ है, तो ये वियना में इसका हेडक्वार्टर है, वियना। अब देखो RK कमीशन जो है ये 1948 का था। मुरलियार कमीशन जो है सो 1952-53 का था। कोठारी कमीशन 1964 का था। कर्नाटका स्टेट यूनिवर्सिटी रिव्यू कमेटी, तो ये 1979 का था। RK कमीशन जो था
तो ये 1948 का याद कर लो। मुदलियार हो गया आरके के जस्ट बाद होगा, है ना। तो ये 1952-53 के आसपास हुआ। फिर कोठारी कमीशन जो मैंने बताया था, कोठारी कमीशन क्या था कि आपका जितना ऑर्गेनाइजेशन का बजट है उसका कुछ परसेंटेज जो है तो लाइब्रेरी बजट के लिए फिक्स होना चाहिए, तो वो कोठारी कमीशन था। तो ये 1964 के आसपास में है। अब कर्नाटका स्टेट यूनिवर्सिटी रिव्यू कमेटी तो 1979 में हुआ था। अब देखो ये देख लो, एयरनेट जो है सो ऐसे याद कर सकते हो, नेट एयरनेट जो है सो आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ये याद कर लो। इनफ्लिप नेट जो है सो यूजीसी से रिलेटेड है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर दिए हुए है, सोल। रेल नेट जो है सो रेलवे से है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्रोनोलॉजी अकॉर्डिंग टू बर्थ, तो सी ए कटर जो है ये सबसे पहले आते हैं, फिर मेलविल डेवी, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन वाले, फिर एस आर रंगनाथन और फिर बी एस केसवन। तो इसमें ऐसे याद कर लो कि सी ए कटर, कटर ये बहुत पहले के हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट। तो इसमें ये भी है जो क्रोनोलॉजिकली है, तो ट्रिपल सी हो गया, मार्क 2 हो गया, आई एस बी डी और सी सी एफ याद करना है, कर सकते हो जाए तो अगर। अब देखो A spiral of scientific method involves the following states in correct sequence: नादिर, ascendant, zenith और descendant। मैं आगे डिस्कस करूँगा, इसका एक ग्राफ बनता है। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, A spiral of scientific method involves the following steps। तो इसमें याद कर सकते हो, नादिर होता है, फिर एसेंडेंट होता है, फिर जेनिथ पे पहुंच जाता है, फिर नीचे की ओर आने लगता है, तो डिसेंडेंट, है ना। अब देखो AACR1 जो है सो 1967 के में हुआ था, AACR2 जो है 1978 में। मैंने जब पहले एक बार आप याद करोगे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था AACR1 और AACR2 के बारे में। तो AACR1 जो है 1967 का था, AACR2 जो है 1978 का था, जस्ट 11 साल बाद। अब ALA कोड जो है, ALA कोड क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है उसका कोड। तो ये 1949 याद कर लो। और ट्रिपल सी जो है मैंने पहले डिस्कस किया था, ये सबसे पहले ये 1934 का है। ठीक है जी, ये याद कर लोगे आप। तो इसमें बस ये ऐसे याद कर सकते हो कि देखो ट्रिपल सी जो है ये बहुत पहले का है, पुराना 1934। और AACR1 और AACR2 जो है सो बाद में आया है 1970 के आसपास में। 1967 वो एक हो गया, एक 11 साल बाद जो है तो 1978 हो गया। अब ALA कोड तो 1949 में, ऐसे याद करें। अब देखो बुक्स इन प्रिंट मैंने पहले डिस्कस किया, ये ट्रेड बिब्लियोग्राफी का एग्जांपल है। अल्रिच इंटरनेशनल पेरियोडिकल डायरेक्टरी है, ये डायरेक्ट जैसे बिब्लियोग्राफी ऑफ पेरियोडिकल्स, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया सेम क्वेश्चन। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है सो डायरेक्टरी है। हुज हु इन इंडिया, तो ये बिब्लियोग्राफी का सोर्स है। अब देखो इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट 1965। तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है, तो इसमें देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटीज फॉर सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट, प्रोविजन फॉर क्रिएटिंग एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज विद अ प्रोफेशनल एज इट सेड, प्रोविजंस फॉर कॉपीराइट कलेक्शन ऑफ स्टेट। अब देखो द कनेक्टिंग सिंबल फॉर द टाइम एलिमेंट इन यूडीसी इज, ये मैंने पहले डिस्कस किया है, सेमी कॉलन जो है वो टाइम एलिमेंट के लिए यूज होता है, ये इम्पोर्टेंट है। द स्विचिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी यूज इन वैल्यू एडेड नेटवर्क लाइक टेलीनेट विच प्रोवाइड लाइब्रेरीज विथ कनेक्शन टू मेनी डेटाबेस, तो ये सर्किट स्विचिंग कहते हैं इसको, वैसे याद कर ले, इसमें दिख नहीं रहा लेकिन। अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ इनैक्टमेंट हो गया गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी है, ये सब देखो नॉर्थ का है, ये सब बाद में आया है। तो इस हिसाब से जो बाद वाला है, देखो जो पहले वाला तो आपने याद कर लिया था, साउथ वाला था, फिर महाराष्ट्र का बाद में आता था, है ना। और जैसे मद्रास हो गया, आंध्रा हो गया, ये सब का पहले आता है। तो ये नॉर्थ इंडिया में आप जैसे जैसे आओगे तो
गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हो गया, फिर उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हो गया, फिर यूपी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, और फिर अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ये आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो, देखो तो अगर ध्यान से अगर देखोगे तो। अब नेम ऑफ ASLIB हैज़ बीन चेंज्ड एज, तो ASLIB जो था उसका नाम जो है ये इम्पोर्टेंट है, मैंने बहुत जगह क्वेश्चन देखा है। नेम ऑफ ASLIB हैज़ बीन चेंज्ड एज एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ASLIB हो गया इंफॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है, ये नया नाम है। अब देखो फंक्शंस एनालाइज्ड बाय ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के फंक्शंस जो है एज रेफरेंस सर्विस फंक्शंस, गाइडेशन फंक्शंस, इंस्ट्रक्शन फंक्शंस और बिब्लियोग्राफिक फंक्शंस। समझ गए? अमेरिकन लाइब्रेरी सर्विसेज का रेफरेंस सर्विस जो फंक्शंस हुआ, रेफरेंस सर्विस मैंने आपको बताया होगा कि कोई जो है आप रेफ़र कर रहे हो बुक जो है वो रेफरेंस सर्विस में आता है। अब देखो तो इसमें कौन कौन सा आ जाता है फंक्शंस में, सर्विस रेफरेंस सर्विस फंक्शन में गाइडेंस फंक्शन, फिर इंस्ट्रक्शन फंक्शन, बिब्लियोग्राफिक फंक्शन, ये सब जो है। अब देखो ऑर्डर ऑफ LIS एसोसिएशन एज पर देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, तो CLA हो गया, ALA हो गया, SLA हो गया, IASLIC हो गया, तो ये याद कर सकते हो तो कर लो, है ना। अब देखो कॉर्न पॉलिस इंडिया का मैंने पहले भी डिस्कस किया था, तो कॉर्न पॉलिस का जो है आपका फुल फॉर्म क्या है और कब आया था। तो कॉर्न पॉलिस मैंने आपको पहले बताया था कि 1985 के आसपास में आया था, जब LPG रिफॉर्म से जस्ट कुछ टाइम पहले, जब इंडिया डिजिटाइज हो रहा था और इंडिया में जो है कंप्यूटर्स आ चुके थे। तो वही कॉर्न पॉलिस जो हो गया, इसका फुल फॉर्म याद कर लो और डेट याद कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। तो कॉर्न पॉलिस हो गया कमिटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन सिस्टम, कमिटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये कॉर्नवालिस हो गया 1985। देखो इक्वल साइन इज यूज्ड इन यूडीसी टू इंडिकेट लैंग्वेज, ये भी इम्पोर्टेंट है, यूडीसी में जो है इक्वल साइंस लैंग्वेज को डिनोट करता है। अब देखो सोर्सेज यू कंसल्ट टू नो द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जर्नल पब्लिकेशंस, तो जर्नल पब्लिकेशंस के इम्पैक्ट फैक्टर्स के लिए क्या क्या सोर्सेज यूज करते हैं, तो जैसे वेब ऑफ साइंस है और स्कोपस। स्कोपस जो लोग रिसर्च से रिलेटेड होंगे ना, उन्हें स्कोपस के बारे में पता होगा। स्कोपस का सब्सक्रिप्शन लिया जाता है आपको जर्नल्स वगैरह एक्सेस करने के लिए, तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट और साइटेशन डेटाबेस है ये, मानो तो इसमें तो वही है कि आपके जो है जर्नल को कितने बार साइट किया गया है, तो वो स्कोपस में आप देख सकते हो। तो ये वेब ऑफ साइंसेस और स्कोपस, समझ गए। अब देखो वोकेबलरी इन अ डेटाबेस इज कंट्रोल्ड बाय स्टैंडर्ड फाइल्स एंड ऑथोरिटी फाइल, वोकेबलरी इन अ डेटाबेस इज कंट्रोल्ड बाय स्टैंडर्ड फाइल्स एंड ऑथोरिटी फाइल्स, समझ गए, याद कर लो बस। द रिलेटिव इंडेक्स इज फाउंड इन DDC, DDC में एक रिलेटिव इंडेक्स होता है। इंडेक्सिंग जो देखोगे ना DDC का, जो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है, तो इसमें आप देखोगे तो रिलेटिव इंडेक्सिंग जो है वो भी रहता है, एक पार्ट है उसका डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का, तो वही रिलेटिव इंडेक्सिंग फाउंड इन डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC। ई जर्नल आर्टिकल्स कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ये DOI जो होता है ना उसके बारे में है DOI। ये कोई रिसर्च पेपर वगैरह जो पब्लिश होता है या ई जर्नल्स पब्लिश होता है, तो उसमें DOI से हम जानते हैं, उससे सर्च किया जाता है कोई भी जर्नल वगैरह। जैसे आपको DOI ये जो नंबर टाइप दिया रहता है ऐसे करके ढेर सारा नंबर, तो वो नंबर से जो है वो कोई आप सर्च कर सकते हो जर्नल, तो आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI वेरी इंपॉर्टेंट। शोध गंगा इज ए रिपोजिटरी ऑफ ई थेसिस, थेसिस जो PhD का होता है, तो उसका ई थीसिस जो होगा उसका जो रिपोजिटरी है वो शोध गंगा है। अब ट्रांसलेशन सर्विस जो है सो ITC का जो है ये प्रोवाइड करता है ट्रांसलेशन सर्विस।
और ये कहाँ है, दिल्ली में मैंने बताया था। इंफॉर्मेशन रीपैकेजिंग सर्विस, तो इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर जो होगा, समझ गए होगे, रीपैकेजिंग इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर में ही होगा, जिसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है रीपैकेज करके जो है बताया जाता है। अब देखो डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, तो BLDSC है ना। लाइब्रेरी नेटवर्किंग, तो डेलनेट। अब देखो CC, तो यूनेस्को। यूनीमार्क जो है IFLA द्वारा दिया गया हुआ है, ये याद कर लो, इम्पोर्टेंट है। IFLA मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये सबका, जितने एसोसिएशंस का बाप है मानो, ये सारे प्रोफेशनल्स का आवाज़ है। तो IFLA जो है वो यूनीमार्क दिया था, जिससे जो है सबका जो है सेम तरीके से जो है कैटलॉगिंग किया जा सके। मार्क फॉर्मेट जो होता है ना डिजिटल कैटलॉगिंग का, उस टाइप का यूनीमार्क जो है IFLA का दिया गया है। और CCF जो है तो यूनेस्को का दिया गया है। डबलिन कोड जो है ये OCLC जो है ओहायो, उसका दिया गया है डबलिन को। US मार्क हो गया लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो ये याद तो आप टिक तो लगा लोगे, देखो कैसे बता रहा हूँ मैं। US लगा हुआ है इसमें, यूनिवर्सिटी ऑफ कांग्रेस, तो ये USA का होगा। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहाँ है, USA में है ऑब्वियसली। डबलिन कोक जो है तो OCLC से, ये भी आपको पता होगा। यूनीमार्क मैंने बता दिया, IFLA दिए हुए हैं, तो ये याद हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। अब देखो POST CORB जो है क्वाइंड बाई गुलिक, बस इतना याद कर लो। जब मैं आगे लेक्चर्स लूँगा जो पूरा डिटेल में, तो इसको बहुत 7 जो है ये पॉइंट्स होता है। P से एक होता है, O से होता है, S से होता है, D से होता है, CORB, तो ये सबको जो है अलग अलग एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये कौन किसका दिया गया है, तो गुलिक है ना, ऐसे याद कर लो। नहीं याद हो रहा है तो PG है ना, पेइंग गेस्ट होता है। अब OCLC प्रोजेक्ट एंड मार्क प्रोजेक्ट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल्स। देखो OCLC project and MARC project are the examples of cooperative processing of materials। याद हो गया। कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल मतलब समझ गया ना, कि जैसे कोऑपरेटिव बैंक होता है, उसमें क्या होता है कि सब लोग एक साथ पैसा जमा करते हैं और एक साथ ही सब कुछ करते हैं। तो इसी में जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ कि OCLC जो है पूरा US का एक तरह से ऑनलाइन लाइब्रेरी मान लो, इस टाइप का है। तो उसमें कैसे होता है कि सब लोग लाइब्रेरी मेंबर्स रहते हैं, तो वो कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग, सब लोग जो है ना प्रोसेसिंग का मटेरियल जो है, मटेरियल का प्रोसेसिंग मतलब क्या हो गया, क्या उसका इंडेक्सिंग हो गया, जो बिब्लियोग्राफी हो गया, कैटलॉगिंग हो गया, तो वो सारे लाइब्रेरीज एक साथ मिल के करेंगे अपने अपने लाइब्रेरीज का, और वो एक जगह जो रहता है OCLC पे रहता है, जो US से रिलेटेड है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपका। अब यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, तो बैंड होता है, इसी को जैसे ब्रॉडबैंड आपने सुना होगा। तो ये है यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, तो ये बैंड हो गया। अब देखो राउटिंग ऑफ पेरियोडिकल्स इज कंसिडर्ड एज CAS, करेंट अवेयरनेस सर्विस। राउटिंग ऑफ पेरियोडिकल्स, राउटिंग ऑफ पेरियोडिकल्स समझ गए ना, जो पेरियोडिकल जिनके पास जाना है तो वो किस में आता है, करेंट अवेयरनेस सर्विस में। यही जो आगे जाके जो है SDI बन जाता है, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो ये फुल फॉर्म याद कर लो, ISDN है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अब देखो सर्च सिस्टम, हाँ साइरस जो है SCIRUS, ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन का जो सर्च सिस्टम है, सर्च इंजन, इस पर केवल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ही सर्च कर सकते हो। तो ये साइरस है, SCIRUS। अब देखो OAI, ये क्या है, ओपन आर्काइव इनिशिएटिव, याद कर लो, ओपन आर्काइव इनिशिएटिव OAI हो गया। अब कैलिबर, अब कैलिबर कौन स्पॉन्सर किया है, तो इन्फ्लिवनेट। इन्फ्लिवनेट किससे रिलेटेड है, सोल सॉफ्टवेयर से। कैलिबर इज स्पॉन्सर्ड बाय इन्फ्लिवनेट। अब देखो आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ एपिस्टोमोलॉजी डील्स विथ
तो क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज, ओरिजिन, सोर्स एंड नेचर ऑफ नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज, ओरिजिन, सोर्स एंड नेचर ऑफ नॉलेज, तो ये एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। अब देखो एब्रीविएशन, इसका मीनिंग, ये अगर नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। IBID जो होता है सम रेफरेंस साइटेड इमीडिएटली अबव, LOCIT जो है द सेम प्लेसेस साइटेड, OPCIT प्रीवियसली साइटेड, VID C होता है वाइड। अब देखो राइटिंग मटेरियल्स, प्लेस ऑफ ओरिजिन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको ज़्यादातर याद भी होगा। क्ले टेबलेट जो है निवेट्स, पाम लीव्स पे कहाँ पे लिखा जाता था, तो इंडिया में, ये तो आपको पता ही होगा। पेपर कहाँ आविष्कार हुआ, चाइना में। अब पैपायरस जो हो गया है वो इजिप्ट का हो गया। ठीक है जी। अब देखो डेटाबेस जो है और उसका सप्लायर कौन है, एरिक याद कर लो, जो है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन USA जो है इसका सप्लायर है, एरिक डेटाबेस का। CA सर्च जो है सो अमेरिकन केमिकल सोसाइटी USA, बुक्स इन प्रिंट RR बॉकर USA, लीसा हो गया बॉकर एंड शॉर्ट लंदन। तो ये आप अगर कॉमन सेंस टिक लगाना चाहोगे तो लगा सकते हो। देखो CA सर्च आप जो है ये केमिकल सोसाइटी USA याद कर लो, C फॉर CA सर्च और C फॉर केमिकल, ऐसे याद कर लो। और देखो जब बुक्स इन प्रिंट तो आपको मैंने पहले ही बताया है, RR बॉकर जो है USA का, और लीसा जो है ये लंदन से पब्लिश होता है, और ये बॉकर एंड शॉर। ठीक है जी। एरिक जो हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन USA से पब्लिश होता है। अब देखो NESAT तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप ये UK से पब्लिश होता है। IMS एटॉमिक इंडेक्स जो है ये इंडेक्सिंग सर्विस है। अब देखो ये कौन जो है, कौन किसका किसका दिया गया है, तो पॉप्सी जो है ये G भट्टाचार्य, आप पढ़े होंगे पहले भी। साइटेशन इंडेक्सिंग ये हम लोग 25वीं बार पढ़ रहे होंगे। यूजीन गारफील्ड, गारफील्ड भी जिसको कहते हैं। कीवर्ड इंडेक्सिंग HP लुहान, ये भी हमने पहले पढ़ाया है। और थिसॉरस जो है PM रॉकेट, ये भी मैंने पहले पढ़ाया है। अब देखो DDC जो है मेलविल डेवी का दिया गया है। अब एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन CA कटर का जो पहले नाम जो आया था मैंने बताया था, तो वो हो गया। अब सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन JD ब्राउन हो गया। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन जो हो गया HE ब्लिस। फिर से देख लो DDC ये सिंपल है, ऑप्टिक लगा लोगे। मेलविल डेवी जो है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के आधार पे। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन जो है ना, ये ऐसे याद कर लो कि CA कटर को, कोई भी चीज़ को अगर तुम काट के उसको अलग अलग कर दो तो एरिया एक्सपैंड नहीं हो जाएगा, पूरे ज़्यादा एरिया में फैल जाएगा, है ना, इस टाइप का। वैसे तो एरिया सेम रहेगा साइंटिफिकली देखो तो, लेकिन मैं जिस सेंस में कह रहा हूँ उस सेंस में आप याद करने के लिए ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। CA कटर, कोई भी चीज़ काट दो फैला दो, तो ये एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो 2 आपको याद हो गया। अब देखो सब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन। अब सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जो हो गया ये आप याद कर लो JD ब्राउन। ठीक है जी। अब बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन ऐसे याद कर लो, बिब्लियोग्राफिक तो ब्लिस, है ना। तो ऐसे आप चारों टिक लगा लोगे। ठीक है जी। अब देखो INIS ये वियना मैंने बताया था पहले भी। एक्रिस जो है सो रोम से पब्लिश होता है। ठीक है जी। OCLC ओहायो मैंने पहले भी बताया है। फिर NIC नेट दिल्ली, ये सारा आप टिक लगा सकते हो अभी तक जितना पढ़े उस हिसाब से। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे वेर सेटअप, तो इंस्टॉक हो गया, DRTC, नैस्टॉक और RRLF है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। बेस्ड ऑन ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट हो गया, तो ये भी मैं चलो याद करा देता हूँ, ऐसे याद कर लो। ALA जो है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑब्वियस सी बात है वो अमेरिका है, तो ये तो बहुत पहले फॉर्म हुआ होगा, तो ये सबसे पहले आएगा। ILA क्या हो गया, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये बहुत बाद में शुरू हुआ होगा, सबसे लास्ट में मान लो, क्योंकि इंडिया सबसे लेट से शुरू करता है। अब उससे पहले IFLA जो हुआ
सो IFLA समझ गए होगे, जो है फिर ASLIB, ठीक है जी। ऐसे याद कर लो, ए वाले पहले आते हैं, फिर IFLA आएगा, फिर ILA। ये तो आपका देखो तो उस हिसाब से है, मतलब अल्फ़ाबेटिकली भी है मानो तो, ALA ASLIB IFLA और ILA। अब देखो, करेक्ट ऑर्डर इन विच कमीशंस वेयर सेटअप। देखो तो ये आपको याद होगा, राधा कृष्णन कमीशन ऑन एजुकेशन सबसे पहले हुआ था 1948 के आसपास में, फिर मुदलियार कमीशन, फिर कोठारी कमीशन ऑन एजुकेशन, राय कमेटी ऑन यूनिवर्सिटी रिव्यू, ऐसे कर सकते हो। अब देखो, द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड बाय रॉबर्ट ब्रूक्स। ये याद कर लो आप, कोई उपाय नहीं। फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड बाय रॉबर्ट ब्रूक्स। अब देखो, सोर्स, मैसेज, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल डिफाइंड बाय सैन वीवर। सैन वीवर का जो है कम्युनिकेशन जो है, इसमें आप देखोगे कि आपका एक सोर्स होता है और यहाँ पे एक रिसीवर होता है। तो अब इससे यहाँ जो है आपका मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसमें एक जो है सो आपका ट्रांसमीटर का भी यूज होता है, ये मीडियम हो गया मानो तो ये सबसे सिंपल होता है सैन वीवर का जो है आपका कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया मानो तो। हु सेड knowledge is of two kinds, we know a subject ourselves or we know where we can find information about it। तो सैमुअल जॉनसन का दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट। द एक्रोनिम फॉर एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, समझ गए। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ASLIB जो है उसका नाम चेंज होके अब एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हो चुका है, तो याद कर लो आप। सेंसस एटलस नेशनल वॉल्यूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेमोग्राफिक एटलस, समझ गए। डेमोग्राफी किसको कहते हैं, तो पॉपुलेशन का जो एज ग्रुप हो गया, ये सब जो हो गया पॉपुलेशन का डिटेल, उसको डेमोग्राफी कहते हैं। कि तो उसी का आपने बहुत बार टर्म सुना होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड वगैरह, कि वर्किंग एज पॉपुलेशन है वही आपका जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड लाती है, ठीक है जी। अब देखो, तो ये सेंसस एटलस नेशनल वॉल्यूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेमोग्राफिक एटलस। अब देखो, कॉम्पेंडेक्स, ये मैंने पहले भी बताया था, EN लगा हुआ है, ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड था। तो इज द ऑनलाइन डेटाबेस ऑन द सब्जेक्ट, तो ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी याद कर लो। अब रेंटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स, करंट अवेयरनेस सर्विस, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, इसलिए ये आगे चल के जो है सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी बन जाता है। द सब्जेक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी हैज़ बीन फाउंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स, तो डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन ये किस में आया था आपको याद कर लो, लूज असेंबलेज, डिस्टिलेशन, ये सब जो था आपका सब्जेक्ट वाले में था। अब देखो क्या क्वेश्चन था, वैसे फिर से देख लो। सब्जेक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी हैज़ बीन फाउंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स, तो ये हो गया डिस्टिलेशन। अब देखो, बूलियन लॉजिक वाज प्रोपाउंडेड बाय जॉर्ज बूले। जॉर्ज बूले हो गया, आपको पानी पी लेता हूँ मैं, चलो। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। IMCE स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड indispensable function of thesaurus is representation of relationship between concepts, याद कर लो बस। बुक नंबर हेल्प्स इन इंडिविजुअलाइजिंग द बुक्स विद इन द सेम क्लास नंबर। सेम क्लास नंबर है अगर, तो उसमें बुक नंबर हेल्प करता है इंडिविजुअलाइजिंग द
मतलब समझ गया ना कि सेम क्लास नंबर के ढेर सारे बुक्स हैं, तो एक खास बुक को जो है कैसे आप जो है इंडिविजुअलाइज करोगे, मतलब उस बुक की क्या आइडेंटिटी रह जाएगी, तो वो जो है आइडेंटिटी जो है सो बुक नंबर कहलाता है। द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो फोटोग्राफी वॉज डेवलप्ड बाई, तो माइक्रो फोटोग्राफी समझ गए, छोटा करके, फोटोग्राफी वॉज डेवलप्ड बाई जॉन बेजिमर टैंसर। ग्रीन स्टोन जो है सॉफ्टवेयर है, आपको डिजिटल लाइब्रेरी का ये पढ़े होगे आपने बैचलर्स या मास्टर्स में। तो ग्रीन स्टोन जो है डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर यूज इन द क्रिएशन ऑफ एन इन हाउस डिजिटल लाइब्रेरी। इन हाउस मतलब होता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है या लाइब्रेरी है उसी में अगर आप डिजिटल लाइब्रेरी एक बनाना चाहते हो तो उसके लिए जो है सॉफ्टवेयर आता है आपका। सो ये ग्रीन स्टोन सॉफ्टवेयर है। तो ये इस वर्डिंग्स पे आप ध्यान देना कि इन हाउस डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए जो है। अब देखो SSDC रिफर टू द नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर नाउ नोन एज NASDOC। तो NASDOC जो है सो SSDC जो था उसको नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर कहते थे और वो अब जो है सो NASDOC के नाम से बनाया जाता है। तो ये आप याद कर लो। एनुअल कन्वेंशन ऑफ INFLIPNET जो है ऑर्गेनाइज टू डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ द लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड लाइब्रेरी सर्विसेज। तो कैलिबर, तो कैलिबर जो है ये आपका एनुअल कन्वेंशन ऑफ INFLIPNET है जो कन्वेंशन कराता है। तो कैलिबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो आप। व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च इज चेन प्रोसीजर ऑफ रंगनाथन। तो ये अप्लाइड रिसर्च है। व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च इज चेन प्रोसीजर ऑफ रंगनाथन, ये अप्लाइड रिसर्च है। हो गया, याद कर लो। एडिसन्स वर्क ऑन बल्ब, तो ये अप्लाइड रिसर्च में आता है। एडिसन्स मतलब समझ गया ना, थॉमस अल्वा एडिसन जो थे जो बल्ब का आविष्कार किए थे। तो ये जो है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च हम क्यों कहेंगे, क्योंकि देखो ये ओरिजिनल रिसर्च टाइप नहीं, ओरिजिनल मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, देखो जब सारी चीज़ का आपको प्रॉपर्टीज पता हो, जैसे टंगस्टन का पता है कि हीट होने पे वो लाइट निकलता है, फिर जो है आपको ये सब का वो जो मतलब गैसेज जो है इनर्ट गैसेज उनके बारे में पता है कि वो जो है सो रिएक्ट नहीं करने देंगे टंगस्टन को या नाइक्रोम को। नाइक्रोम तो खैर उसमें होता है हीटर में, टंगस्टन को मतलब एयर से, और वो फिलामेंट ख़राब नहीं होगा। तो ये जो है आपका किसमें आ जाता है, अप्लाइड रिसर्च में, क्योंकि आप थियरीज को यूज कर रहे हो, कुछ नया रिसर्च कर रहे हो आप। और देखो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस बाई रंगनाथन। तो बेसिक रिसर्च, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बेसिक रिसर्च में आता है, समझ गए ना। बेसिक रिसर्च जो हो या फंडामेंटल इस टाइप का रिसर्च के, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, फिर जैसे न्यूक्लियर मतलब एनर्जी के बारे में। तो ये सब फंडामेंटल जब बेसिक रिसर्च हो, उस रिसर्च को किसी चीज़ में आप अप्लाई करते हो तो वो अप्लाइड रिसर्च हो गया। अब देखो रिसर्च ऑन अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम विद सम ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकुलर प्रॉब्लम का, तो ये अप्लाइड रिसर्च में आता है। चलो प्योर रिसर्च इज एन इन्वेस्टिगेशन कॉज बाय एन इंडिविजुअल, समझ गए। द स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड स्टडीज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट है ना। स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड जो मैंने ऊपर बताया था ना ऐसे ग्राफ टाइप, देखो ये है स्पायरल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ये वाला। तो ये मैं बताऊंगा अभी फिर से, चलो मैं बता ही देता हूँ। द स्पायरल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च स्टडी जो है ना, ये देखो कार्डिनल पॉइंट्स, तो ये असेंडेंट टू जेनिथ हाइपोथेसिस। देखो इसमें ऐसे याद कर लो, यहाँ असेंडेंट होता है, इधर डिसेंडेंट, और ऊपर जेनिथ, नीचे नादिर है ना। तो ये
ऐसे मैं समझा ही देता हूँ चलो, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ये कोई जो है ना, यहाँ से एसेंडेंट मतलब क्या होता है, कैसे याद करना है। एसेंडेंट मतलब उठना होता है, असेंडिंग धीरे 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 बढ़ेगा। तो यहाँ पे मान लो कि ये इधर से है तो धीरे 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 बढ़ना शुरू होगा। और उसके बाद यहाँ से मतलब डिसेंडेंट मान लोगे कि यहाँ से जो है घटना शुरू होगा, है ना। अब जेनिथ, जेनिथ क्या होता है, कोई टॉप पॉइंट को कहते हैं जेनिथ, कि जेनिथ मतलब टॉप। तो उस टाइप से हो गया। तो जेनिथ ऑब्वियस सी बात है ऊपर होगा। और नादिर ऐसे कर लो, नादिर मतलब इस टाइप से जैसे नीचे, एन से नादिर, एन से नीचे, है ना। तो नादिर ऐसे देखो। तो अब आपको चार ये पॉइंट तो याद हो गया होगा। जैसे असेंडेंट इधर से शुरू होगा, ऊपर की ओर जाएगा, डिसेंडेंट जो है नीचे की ओर जाएगा। नादिर को मैंने रिलेट किया था जब नीचे से, तो ये नीचे होगा। और जेनिथ जो है वो सबसे ऊपर जाएगा। देखो अब इतना याद हो गया ना, तो ये आप याद कर लोगे। अब देखो असेंडेंट जो है पहले हाइपोथेसिस फेज होता है ना। उसके बाद जो है आपका डिडक्शन फेज आता है किसी भी चीज़ का। पहले हाइपोथेसाइज करोगे कि अच्छा ऐसा मान लेते हैं, या फिर हाइपोथेटिकली मानते हैं, वो है नहीं लेकिन हाइपोथेटिकली मानते हैं, वो गलत भी हो सकता है वो सिचुएशन। तो हाइपोथेसिस फेज हो गया। उसके बाद जो है डिडक्शन फेज आता है, ठीक है जी। उसके बाद जो है वेरिफिकेशन फेज और न्यू एक्सपेरिमेंट फेज। डिड्यूस कर दोगे तो उसके बाद वेरीफाई तो करोगे ना आपकी रिजल्ट आपका सही है कि नहीं है। अब लास्ट में जो है सो आएगा उसके बाद एम्पिरिकल फेज या लॉज, है ना। तो अब देखो इसी पे जो है आपका क्वेश्चन बेस्ड होगा। ट्रू सीक्वेंस ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स इन द स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो नादिर हो गया, फिर यहाँ से एसेंडेंट, जेनिथ और डिसेंडेंट। देखो एक क्वेश्चन आ गया आपको। अब मेन एम ऑफ रिसर्च डिजाइन इज द कंट्रोल वेरिएंस इन रिसर्च, समझ गए हो गया आप। चलो और देखो स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड, तो कार्डिनल पॉइंट जेनिथ टू डिसेंडेंट। तो ये जेनिथ सबसे टॉप में था, उससे इधर की ओर आएगा जेनिथ टू डिसेंडेंट। तो पहले हम लोग क्या किए थे इस फेज में, जो है हाइपोथेसाइज किए थे। उसके बाद जो है इसमें आपका डिडक्शन वाला फेज था, है ना। तो वो फंडामेंटल लॉज हो गया। अब देखो स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड सिग्निफाइज, क्या है क्या स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो स्टेप्स एंड फेजेज इन साइंटिफिक मेथड, ये रंगनाथन जी का दिया हुआ है। स्टेप्स, कोई भी साइंटिफिक मेथड जो हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप्स आएगा। तो पहला जैसे मैंने बताया एम्पिरिकल फेज कह सकते हो, डेटा कलेक्शन, फिर हाइपोथेसाइजिंग हो गया, हाइपोथेसाइज इंडक्टिंग लॉजिक, फिर डिडक्शन और फिर वेरिफिकेशन, समझ गए। तो ये जो है आपका यहाँ से लेना शुरू किया है ना, एम्पिरिकल से शुरू किया है। एम्पिरिकल, हाइपोथेसाइजिंग, डिडक्शन और वेरिफिकेशन, यही है ना। एम्पिरिकल, हाइपोथेसाइजिंग, डिडक्शन और वेरिफिकेशन, तो वही है। ऐसे याद कर लो, यहाँ से समझ गए होगे आप। जो भी है याद तो मैंने करा दिया। ऑन ए स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड द कोऑर्डिनल पॉइंट नादिर टू एसेंडेंट। तो नादिर नीचे हो गया से एसेंडेंट मतलब ऊपर की ओर। तो वो क्या होता था आपका, याद कर लो, एम्पिरिकल फेज एंड लॉज, यही होता था ना। तो एम्पिरिकल लॉज ये आप ऐसे याद कर लो। और क्वेश्चन इससे रहता है कार्डिनल पॉइंट्स हो गया डिसेंडेंट टू नादिर, तो ये नीचे की ओर। तो ये वेरिफिकेशन फेज था, आपको याद होगा। देखो यहाँ पे ये वेरिफिकेशन फेज हो गया डिसेंडेंट टू नादिर। अब देखो कार्डिनल पॉइंट डिसेंडेंट टू नादिर, डिसेंडेंट टू नादिर हो गया ये वेरिफिकेशन फेज। चलो कोई नहीं। व्हाट इज जेनिथ मार्क इन द स्पाइरल। जेनिथ जो है ये किस चीज़ को मार्क करता है, तो फंडामेंटल लॉज को, याद करो बस। अब टेक्सटुअल रिप्रेजेंटेशन जो है सो ASCI में होता है। मैच द फॉलोइंग है जी। ASCI
मैंने बताया था ASCI एक 1968 में था। ASCII जो आया था ये मतलब स्टैंडर्ड से कैटलॉगिंग का। तो ये जो है आपका 11 साल बाद, ये 1968 नहीं 64 या 5 में, आप देख लेना। 11 साल बाद जो है इसके ये आया था ASCII। तो ये टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन है आपका। ये टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ASCII कंप्यूटर लैंग्वेज, आपको पता होगा पास्कल जो है तो कंप्यूटर लैंग्वेज है। नेटवर्क टूल ग्रोफर पता होगा। सर्चिंग टेक्निक में बूलियन ऑपरेटर आ जाता है। बूलियन ऑपरेटर में जैसे एंड आ जाता है, और आता है, जिस टाइप का आप जो है गूगल पे लिख रहे हो एंड और ऑड करके, तो वो सब सर्चिंग टेक्निक्स में आता है बूलियन ऑपरेशन। ठीक है जी। अब द इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेट कनेक्ट्स यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस इन UK, मैंने पहले बताया जेनेट है। USA का क्या था, तो OCLC था, है ना। तो देखो UK का जेनेट हो गया, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो ये सब जान लो। विद्या निधि क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक थेसिस एंड डिजर्टेशन का है। मोस्ट ऑफ द जो इस टाइप का है ना, वो आपका थेसिस और डिजर्टेशन यही सब के लिए है। TKDL, तो TKDL हो गया डिजिटल आर्काइव, समझ गए। DOAJ डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ जर्नल्स, इस हिसाब से याद कर सकते हो, जे लगा हुआ है तो डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ जर्नल्स ही होता होगा लास्ट में। प्रिंट्स एट IISc, तो ये इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है ये। ठीक है जी। अब देखो द्रुपल क्या है, तो ये कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ऐसे याद कर लो, CD कंटेंट मैनेजमेंट और द्रुपल। ठीक है जी। मूडल जो है सो लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। DSpace जो है डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। न्यूजेन लाइब्रेरी जो है सो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसको LMS भी कहते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। न्यूजेन लाइब्रेरी हो गया। अब देखो मूडल याद कर लोगे आप, बाकी ऐसे ही हो जाएगा आपका। अब देखो IE फिल प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ कमेंसमेंट, तो ISBT UBC UAP इंटरनेशनल मार्क ऑफिस कर सकते हो याद। OCLC बायोमेट से रिलेटेड है। इनफ्लिपनेट जो है डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। IISc एनालिस्ट से रिलेटेड है। NLM जो है सो वेब DB। अब देखो मेटा डेटा डबलिन कोर क्या है, ये बहुत बार सुने होगे आप। रिफर्स टू डेटा एलिमेंट्स इन डेटाबेस, समझ गए। मेटा डेटा डबलिन कोर यही है। मेटा डेटा पहले इसको कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जो डेटा हुआ ना, मिलियंस बिलियंस इस टाइप का वाला डेटा जो हो गया, वो मेटा डेटा होता है। तो वही जो है मेटा डेटा डबलिन कोर रिप्रेजेंट टू डेटा एलिमेंट्स इन डेटाबेस, समझ गए। द नेशनल कन्वेंशन रेगुलेटरी ऑर्गेनाइज बाय डेलनेट इज नॉन एज NACLIN, याद कर लो। एग्रीज जो है सो कहाँ का था, रोम का था, याद कर लो। एग्रीज इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एग्रीकल्चर इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंस बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो INIS एग्रीज के लिए है, और ये एग्रीज रोम से है। टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ रिसर्च जो है सो बेसिक और अप्लाइड मैंने पहले एक्सप्लेन किया। अब प्राइमरी रिसर्च हैज बीन डिराइव्ड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, तो प्योर रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च प्राइमरी रिसर्च को क्या कहते हैं। बेसिक रिसर्च हो गया सर्च फॉर ब्रॉड प्रिंसिपल्स विदाउट ऑब्जेक्टिव, समझ गया ना, कि बस एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, उनका कोई खास ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। मान लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो पहली बार शुरू किया गया हो, इलेक्ट्रिसिटी मानो तो सारा उसी से बन रहा है, तो वो पहली बार शुरू किया गया होगा, तो ये तो उनके पीछे नहीं ऐसा दिमाग लगाए होंगे इस टाइप का कुछ इलेक्ट्रिसिटी बना के जो है स्टोरेज वगैरह सब बना लेंगे। तो वो जो बेसिक पे बिना कोई आउटकम जाने हुए, बिना कोई ऑब्जेक्टिव जाने हुए जो रिसर्च होगा वो बेसिक रिसर्च होगा, और ऑब्जेक्टिव जानने के बाद वाला जो होगा वो अप्लाइड रिसर्च होगा। तो चलिए यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है, और भी हम इसके बाद लेक्चर लाएंगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।